नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लाए हैं हिंदी के छायावाद की एक बहुप्रसिद्ध कविता, जो कि परमादरणीय सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में भी अपने एक वादों की परंपरा रही है। विभिन्न प्रकार से विभिन्न वादों में कविताओं का साहित्य की संरचना हुई है। उन्हीं प्रमुख विचारों में से, वादों में से एक है छायावाद। और छायावाद के 3 प्रमुख स्तंभ कहे गए हैं। उनमें प्रथम सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी प्रसाद वर्मा और निराला, 3 कवियों को, लेखकों को, साहित्यकारों को छायावाद के प्रवर्तक कहा गया है। और छायावाद क्या है, तो इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें। मानवीय चेष्टाओं की प्रकृति में छाया देखना ही छायावाद है। जैसे मानिए कोई पहाड़ है और उसको किसान का स्वरूप दिया जाए, उसके पर्वत और उसकी श्रृंखलाएं वहाँ पर साफा हो, जो पगड़ी बांधी जाती है, सूर्य उगती हुई प्रकाश का स्रोत या चिलम का स्रोत दिया है। शाम एक किसान कविता हम पढ़ेंगे तब उसमें हमें प्राप्त होगा। और नदियों को चादर का स्वरूप दिया है। तो प्रकृति की जो छटा है उसमें मानवीय चेष्टाओं को दर्शाना ही छायावाद है। और छायावाद के प्रमुख साहित्यकारों में सुमित्रानंदन पंत जी भी बहुप्रचलित हैं। इस वाद के एक सशक्त स्तंभ है। आज मैं उनकी एक प्रसिद्ध कविता पर्वत प्रदेश में पावस लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कविता यूं है: पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र युग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का पार पारद के पर। प्रस्तुत कविता में जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, वह पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण कर रहे हैं। और वर्षा ऋतु के आगमन से वहां प्रकृति में जो पल पल परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि कहा है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस अर्थात होती है बारिश, बारिश की ऋतु है थी। और पर्वत का प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश कविता में चित्रित हो रहा है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। और इस पावस की ऋतु में, पावस की बेला में प्रकृति का जो वेश है वो पल पल प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, अपना स्वरूप परिवर्तित कर रहा है। यही कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब पर्वत के विषय में बता रहे हैं पंत जी की मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाएं, श्रृंखलाएं जिसकी हैं, जिसको जंजीर के रूप में आप कहें या
श्रृंखलाओं के रूप में कहें, चैन के रूप में कहें, तो कैसा पर्वत है? मेखलाकार है। विभिन्न उसकी श्रृंखलाएं हैं, विभिन्न मेखलाएं हैं। हाँ, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपने सहस्त्रों लोचनों को फाड़कर, अपने नेत्रों को फाड़कर, अपने नेत्रों को खोलकर, फाड़कर अर्थात खोलकर, अवलोक रहा है बार बार, बार बार यह देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार, जल में नीचे स्वयं के महान आकार को वह पर्वत देख रहा है। अपने दृगों से, लोचनों से, नेत्रों से अपने महा आकार, महा मतलब बड़े बृहद आकार को पर्वत देख रहा है, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। जिस पर्वत के चरणों में या पैरों तले हम कहें क्या है, एक ताल पला, पला ताल मतलब तालाब है, वहां पर एक बड़ा सा तालाब वहां दिखाई दे रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, इसमें आप उपमा देखिए कि वो तालाब कैसा है, वो दर्पण के जैसा है, जैसे दर्पण होता है वैसा तालाब है और विशालता में फैला हुआ है वह ताल। आगे कहते हैं कि गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब झरनों की बात कर रहे हैं कि उन पहाड़ों से बहते हुए जो निर्झर अर्थात झरने हैं, गिरि का गौरव गा रहे हैं, उस पर्वत के गौरव को के गीत गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो जब झरने झड़ रहे हैं, उनकी जो आवाज आ रही है झरनों की, तो ऐसा लग रहा है मानो उस गिरि की, उस पर्वत की, उस पहाड़ की गीत वो झरने गाते हुए उड़ रहे हैं। गिरि का गौरव गाते निर्झर, वो जो निर्झर हैं, झरने हैं, उस गिरि अर्थात उस पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं कि भैया विशाल पर्वत है, महान पर्वत है, इस तरह का कुछ गीत गा रहे हैं, विशाल पर्वत है, इस तरह का आप कल्पना कर सकते हैं। वो पर्वत जो है, वो पर्वत के ऊपर से बहते हुए झरने उस पर्वत के ही गीत गाते हुए बह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मद में नस नस उत्तेजित कर, वो ऐसे लग रहे हैं कि वो ऐसा मद में नस नस उत्तेजित कर, है, अगर कोई देखने वाला हो अथवा वो स्वयं हो, ऐसे मद से जा रहे हैं। मद अर्थात यहाँ पर आप लें तो उमंग से भरे हुए हैं, या स्वच्छंद वातावरण में और कलकल करते हुए अपनी स्वयं की एक गीत गाते हुए, मदमस्त जिसे हम कहते हैं, बहुत ही आनंद से, उत्साह से, उल्लास से भरे हुए वो झरने उन पर्वतों के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। ऐसा लग रहा है मानो उनमें मोती की लड़ियां बिधी हुई हैं, फंसी हुई हैं, मोतियों से भरे हुए वो निर्झर हैं और मोती की लड़ियों से सुंदर हैं। ऐसे लग रहे, ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं जैसे मोती पिरोए गए हों उन झरनों में। उन झरनों का स्वरूप मोती की लड़ियों के समान लग रहा है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, वह निर्झर झाग से परिपूर्ण मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुबर हैं, झांक रहे नीरब नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से, गिरिवर अर्थात पर्वत के, उर अर्थात उधर से, पेट से, उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से भरे हुए तरुबर, उच्चाकांक्षाओं मतलब अथवा अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने उद्देश्यों, अपने मन में जो भी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को लेकर उत्तुंग ऊंचे हो गए हैं। कौन? तरुबर, तरुबर अर्थात पेड़। उन आकांक्षाओं से पर्वत के ही उधर से उगते हुए वो पेड़ ऐसे लग रहा है मानो अपनी आकांक्षाओं को लेते हुए ऊपर आकाश की ओर बढ़ रहे हैं। झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव नभ पर झांक रहे हैं वह। नीरव, नीरव अर्थात बिना किसी शोर से भरे हुए
नभ पर, आकाश पर वो झांक रहे हों। शांत आकाश पर वह पेड़ या वो जो तरु हैं, वृक्ष हैं, वो पहाड़ के उधर से उगते हुए उस आकाश की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, और ऐसे झांक रहे हैं मानो अनिमेष एक भी क्षण वो वहां झांकने से न चूक रहे हो। निरंतर उस उत्तुंग आकाश की ओर वह तरु वृक्ष झांक रहे हैं। अनिमेष अटल, अटल अर्थात कहीं बिना हटे, एक ही जगह रुक कर वो उस आकाश की ओर झांक रहे हैं। कुछ चिंता पर, ऐसे लग रहा है मानो कुछ चिंता कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ प्रश्न कर रहे हो वहां के आकाश से, या प्रश्न के विषय में जान रहे हो। ऐसे चिंता से भरे हुए वह वृक्ष आकाश की ओर देख रहे हैं। उस पहाड़, उस पर्वत श्रृंखला के उधर से उगकर उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब मानो ऐसा लग रहा है, अब अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर भी पर्वत का ही पर्यायवाची है, और वो कहते हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर, भूधर अर्थात हम पर्वत को भी कहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो अब गायब हो गए हों पर्वत, है ना। कैसे गायब हो गए हों? फड़का अपार वारिद के पर, वारिद के पर से यहाँ अर्थ ओश से है। ओश जब छा जाती है तो ऐसा लग रहा है मानो पर्वत छुप गए हों या कहीं उड़ गए हों, यहाँ है ही नहीं वो पर्वत। हाँ, रव शेष रह गए हैं निर्जल, हाँ, केवल शून्य के समान वो छोटे छोटे से दिख रहे हैं। क्या रब अर्थात छोटे छोटे बिंदु, किसके? निर्झर अर्थात झरनों के, वो ओस के कण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा समझिए आप। है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसे लग रहा है मानो सारा का सारा अंबर, आकाश भू पर, पृथ्वी पर टूट पड़ा। और ऐसे लग रहा है कि धस गए धरा में सब है शाल, शाल के वृक्ष धरा में, पृथ्वी में धस गए हों। वो इतने लंबे लंबे शाल के वृक्ष होते हैं, उस धुएं से, उस धुंध से मानो धरा में, पृथ्वी में धस गए हों वो। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा धुआं उठ रहा है मानो आग लग गई हो तालाब में, है। जल गया ताल, तालाब में आग लग गई हो, आग लगती है तो धुआं उठता है, तो तालाब में जैसे मान लो धुआं ऐसे उठ रहा है जैसे उस तालाब में आग लग गई हो। उठ रहा धुआं जल गया ताल, क्यों जलद यान में विचर विचर, और जल के यान में कौन विचर कर रहा है? कोई घूम रहा है, विचरण कर रहा है, घूम रहा है इधर से उधर। कौन था? इंद्र खेलता इंद्रजाल। मान लो ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि स्वयं इंद्र आकर पृथ्वी पर उस इंद्रजाल को बुन दिए हों, जिसमें पर्वत खो गए हैं, शाल के लंबे लंबे वृक्ष खो गए हैं, सारी सृष्टि उस धुंध में कहीं ना कहीं खो गई है उस पर्वतीय प्रदेश में। तो आपने, आशा है कि इस कविता को आपने अच्छे से सुना, और इसमें जो प्रकृति के चित्रण को सुमित्रानंदन पंत जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ चित्रित किया है, आप सब तक पहुँचा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पंत जी का जन्म 20 मई 1900 उत्तराखंड की कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। अब उत्तराखंड में जिनका जन्म हुआ हो, उन्होंने पर्वत का और प्रकृति का वास्तविक स्वरूप न केवल देखा हो बल्कि अनुभव किया होगा उन्होंने। उत्तराखंड चूँकि पर्वतीय प्रदेश है, और उस पर्वतीय प्रदेश में जो व्यक्ति का जन्म हुआ हो, जिसका जीवन बीता हो, उसके लिए साहित्य में लिखना वास्तविक स्वरूप को उतारना होता है। तो वही सुमित्रानंदन पंत जी की इस छायावादी संकल्पना में बहुत काम आया होगा। आपका देह गमन
28 दिसंबर 1977 को हुआ था। 77 वर्ष की आयु में उन्होंने 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। जैसा कि मैंने आपसे छायावाद की चर्चा प्रारंभ में ही की थी कि वह छायावाद के बड़े ही अच्छे कवि हैं और उन्हें बहुत पुरस्कार मिले। पद्म भूषण 1961 में, 1960 में, 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनकी कृतियां वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन ये प्रसिद्ध कृतियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो आशा है कि आपने पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता से प्रकृति के उस दृश्य को देखा, समझा और आदरणीय सुमित्रा नंदन पंत जी की साहित्य रचना, सृजनशीलता को आपने जाना होगा, समझा होगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपके ज्ञानवर्धन में छोटा सा भी विकास मुझे संतुष्टि प्रदान करेगा। जुड़े रहें इस तरह के शैक्षणिक, साहित्यिक कार्यक्रमों और इस तरह के वीडियोस के लिए इस YouTube चैनल पर। आप सभी का आभार, धन्यवाद।